का 12th का 11th में रिवीजन करा रही हूँ, तो 12th आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 12th का प्रॉपर रिवीजन आप लोग खुद से करते रहेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप मुझे पूछेंगे। यस मैम। ठीक है, तो देखो, तो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर हमको पता है हम क्या पढ़ते हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में? अब एंडोक्राइन सिस्टम, यस मैम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि आपके हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसे करते हैं। अब हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, हार्मोन्स करते क्या हैं, क्या हार्मोन्स का नेचर है, पहला क्वेश्चन तो हमारा इसी के ऊपर आ जाता है। आपके जो हार्मोन्स है वो नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं। कैसे होता है हार्मोन्स? नॉन न्यूट्रिशियस, क्योंकि वो कोई न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराते। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं एक केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, एक ऑर्गन से निकलते हैं दूसरे ऑर्गन के अंदर जाते हैं। एक ऑर्गन से उसको मैसेज लेके जाना है तो दूसरे ऑर्गन को मैसेज ट्रांसफर करेगा। अब वो मैसेज ट्रांसफर करने के लिए अगर हमने एक उसके लिए पूरा रोड मैप बना दे, पूरा डक्ट बना दिया है, तो ऐसी ऑर्गन्स जिसके अंदर प्रॉपर डक्ट होती है अपने हार्मोन्स को पास करने के लिए, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। हार्मोन्स कितनी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं या फिर बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है? बहुत कम अमाउंट में होता है, ट्रेस अमाउंट। बोला ना किसी ने लार्ज? नहीं मैम, ट्रेस अमाउंट के अंदर ये आपके प्रोड्यूस होता है। वेरी गुड। और हार्मोन्स कैसे होते हैं? बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस है, नॉन न्यूट्रिएंट्स है, कोई बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं देते, इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करता है, मतलब दो सेल्स के बीच में सिग्नल लेके जाने का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आपकी ये जो पीडीएफ है, इसमें मैं चेक करती हूँ जूम हो जाएगा। देखो, अब एक एक लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। क्या बोलता है आपका कि हमें पता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिस्टम के अंदर हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई हैं या नहीं फैली हुई है? यस मैम। जो आप पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके चलता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन एक फास्ट रिस्पॉन्स है, मतलब वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कराता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव भी होता है। सिग्नल दिया, वहां से उसका मैसेज आ गया, फिनिश। देन ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिसमें हम पूरी की पूरी बॉडी में हर जगह पे नर्व फाइबर्स को नहीं लेके जा सकते। तो जिस पार्ट में हम नर्व फाइबर्स को नहीं लेके जा सकते, वहां पे मैसेज लेके जाने का काम कौन करेगा? वहां पे मैसेज लेके जाने का काम करेंगे आपके हार्मोन। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इंटरवेट all cells of the body and the cellular function need to be continuously regulated. So a special kind of coordination and integration वहां पे हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और this function is carried out by hormones। मतलब हमारी बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे हमारी नर्व फाइबर्स नहीं पाई जाती या फिर वो सिग्नल नहीं लेके जा सकती है, तो वहां पे हमारे हॉर्मोन्स अपना फंक्शन दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो आपका न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों मिलके करते हैं। आपकी पूरी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहे हैं उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का है। तो इसमें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली कैसी ग्लैंड्स होंगे? डक्ट लेस ग्लैंड्स, अंदर कोई डक्ट्स नहीं होंगी। अब इनके अंदर डक्ट नहीं है, लेट सपोज मेरे पास ये की ऑर्गन है जिससे कोई मैसेज निकला, और एक ये है दिस इज योर टारगेटेड ऑर्गन, इसको सिग्नल यहाँ पे भेजना है, तो अगर यहाँ पे डक्ट है तो डक्ट के थ्रू भेज देगा, तो इसको बोलेंगे हम आपका एक्सोक्राइन। लेकिन अगर इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दो ग्लैंड्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो हम पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पे डक्ट्स नहीं डाल सकते, तो इसलिए ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देगा और फिर ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर हार्मोन पहुंच जाएगा। अब हार्मोन को पता कैसे चलेगा कि मुझे इसी ऑर्गन पे जाके बाइंड करना है? हर एक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लगे होते हैं, तो जहां पे उसको उसके रिसेप्टर दिख जाएंगे उसी ऑर्गन से जाके वो बाइंड कर जाएगा। क्लियर ये चीज? यस। Their secretion are called hormones. The classical definition of a hormone as a
केमिकल्स, दीज आर द केमिकल्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं एंड रिलीज किसके अंदर होते हैं, आपके ब्लड के अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंसली, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, इसकी हार्मोन की इन्होंने एक साइंटिफिक डेफिनेशन दे दिया, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस है, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क कर रहे हैं एंड ये आपके ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर इसके बाद एक न्यू डेफिनेशन आया, कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स in addition to the hormone secreted by the organized endocrine gland. The new definition covers a number of new, मतलब हार्मोन के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स को ये कंबाइन कर रहा है, हार्मोन्स के साथ साथ और भी मॉलिक्यूल्स जो कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर से सिक्रीट करती है। ये बोलते हैं जितने भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है और उनके अंदर हार्मोन्स भी बहुत कम होता है। Whereas a large number of chemicals act as hormones, मतलब hormones का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अब वो हार्मोन कैसे हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकते हैं और आपके किसी एडेनिन टाइप से भी बने हो सकते हैं, किसी भी टाइप के आपके ये हो सकते हैं एंड ये इनका काम क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम और वर्टिब्रेट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी भी लाइन में कोई कंफ्यूजन आपको? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलो फिर अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, आपका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। अब हम लोग ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्रेन को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स के अंदर, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास 2 पार्ट आए थे आपके, डाइमेंसेफेलॉन एंड प्रोजेंसेफेलॉन, डाइमेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, Yes, ma'am. ये सब। तो वो नाम भी याद रखना है, वो नाम यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर आपका हाइपोथैलेमस, बीच में थैलेमस, इसके नीचे हाइपोथैलेमस और ऊपर एपिथैलेमस। बिल्कुल ना, इससे हम ऐसे बात कर रहे थे, बिल्कुल गेट कीपर की तरह काम कर रही थी। रिले सेंटर, यहीं से सिग्नल आएगा, यहीं से सिग्नल जाएगा, रिले सेंटर के जैसे। तो ये हाइपोथैलेमस आपकी क्या होती है ना, ये अटैच होती है किसके साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। जैसे ये ऊपर हाइपोथैलेमस है और नीचे आपकी हैंग आउट पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके बीच में जो कनेक्शन है ये सब हम बात करेंगे। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, तीनों की तीनों आपकी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। आपके नेक वाले रीजन में एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, और उसी थायराइड ग्लैंड पेयर्ड बाइलोब स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर आपकी पैराथायरॉइड होती है। आपके हार्ट के पास प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, थाइमस याद रखनी है। फिर आपका पेनक्रियास, पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट हम पढ़ते थे, लीवर और पेनक्रियास पास पास में आ जाता है। इसी के ऊपर आपकी एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसी के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल्स के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है 14th डे पे। वो सारे प्रोसेस आप लोगों को याद है। 12th वाले बच्चों को इस चीज में डिफिकल्टी नहीं आता, थोड़ा सा 11th वाले बच्चों को आती है इसमें डिफिकल्टी, स्पेशली ओवरी और टेस्टिस को लेके। डन यहाँ तक? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. एनसीईआरटी क्या लिखती है इस चीज को, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग diffused tissue cell located in different part of our body constitute the endocrine system। मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स फैले हुए हैं वही मिलके पूरा का पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। इसके अंदर आपके सारी ग्लैंड्स के नाम इन्होंने बता दिए जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है अलग अलग पार्ट में। इसके अलावा ये सारी ग्लैंड्स तो अपने अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज करेंगी ही करेंगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ और ऑर्गन्स है जो अपने अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जहां से वो GIT इसको शॉर्ट में लिखता है, Yes, ma'am. कॉलिसिस्टोकाइनिन, ये सारे हॉर्मोन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़े हैं, वो वाले हॉर्मोन्स GIT से रिलीज होंगे। लीवर से भी हार्मोन रिलीज होता है आपका, किडनी से भी कुछ हार्मोन रिलीज होता है, हार्ट से भी कुछ हार्मोन रिलीज होता है, जो हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में पढ़ते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes,
फिर आ जाओ हमारा सबसे पहले हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो कोई भी ग्लैंड जब आप पढ़ोगे ना, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है उसका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको उसका याद होना चाहिए कि इसका परफेक्ट लोकेशन ये है। जैसे कि हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये कहाँ पे है, डाइनसेफेलॉन के बेस में प्रेजेंट है, ऑन द बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। ठीक है, डाइनसेफेलॉन किसका पार्ट है, फोरब्रेन। Forebrain. ये क्या करता है, इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये लाइन क्यों लिखते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस को एक टाइप से रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि अपने अंदर से रेगुलेटरी हॉर्मोन्स ही सिक्रीट करता है। वो अभी समझ में आ जाएगा आपको कैसे रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। इट कंटेन several group of neurosecretory cells and those cells are known as nuclei। इसके अंदर बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो अपने अंदर से हॉर्मोन्स। अब इन्हीं हॉर्मोन्स को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्वेश्चन आ सकता है ना, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, तो दे आर सिक्रेटेड बाय Neurosecretory cell. या फिर न्यूक्लियाई से सिक्रेट। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जब ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखे हुए आएंगे ना, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम, तो इस न्यूक्लियाई को न्यूक्लियस से रिलेट कर लेते, तो सोचते हैं न्यूक्लियस थोड़े ना कोई हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन बच्चों को देखने के लिए मिलता है। These hormone regulate the synthesis और सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस जो है ना, वो जैसे होता है ना, किसी भी एक कंपनी के अंदर एक मेन बॉस होता है, उसके अंदर काम करने वाला मैनेजर होता है, तो हाइपोथैलेमस एकदम एक वो मेन बॉस की तरह है। ये सारे के सारे सिग्नल्स देगा किसको, पिट्यूटरी को, और फिर पिट्यूटरी उसी अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, पहले सिंथेसाइज करेगा और फिर उनको सिक्रीट करेगा। कौन, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को ऑर्डर कौन देगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा। ठीक है, द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के होंगे। या तो पहले होंगे कि ये पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि आप इस पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन अपने अंदर से रिलीज करो, तो ये कौन से हार्मोन रिलीज करेगा, रिलीजिंग हार्मोन। या फिर ये पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप इस वाले हार्मोन को सिक्रीट मत करो। लेट सपोज आपकी बॉडी में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब आपका क्या है कि ग्रोथ होती चली जा रही है आपकी, तो इट मींस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे जा रही है, करे जा रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब पिट्यूटरी कैसा हार्मोन रिलीज करेगी अपने अंदर से, तो इनहेबिट करने वाले हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन देगी किसको, पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सा इनहिबिटरी, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी। ठीक है, GHI जो अपने अंदर से रिलीज करेगी, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अब वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दे। इस टाइप से फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जैसे आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब अपनी बॉडी से गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, तो पिट्यूटरी के पास जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गया, ये गोनाडोट्रोपिन नहीं है, ये सिग्नल है सिर्फ एक कि पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, तो जैसे ही ये सिग्नल पिट्यूटरी को मिलेगा, पिट्यूटरी GnRH बनाना शुरू कर देगी और फिर उनको बॉडी से रिलीज कर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन, ये भी आपका कहाँ से रिलीज हुआ है, हाइपोथैलेमस से, जो कि सोमैटोस्टेटिन का फंक्शन क्या होता है, सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है। सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से निकला और पिट्यूटरी को उसने सिग्नल दिया, तो पिट्यूटरी अपने अंदर से कौन सा हार्मोन निकालना बंद करेगी, ग्रोथ हार्मोन। Growth hormone. सोमैटोस्टेटिन कैसा हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। Inhibitor. क्लियर। Yes, ma'am. The release of growth hormone के release को inhibit करता है from the pituitary. These hormones originating in the hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve ending. These hormones reach the pituitary. अब ये वाला पार्ट जो है आपको डायग्राम से समझ में आता है, आपने बनाया हुआ है डायग्राम ये वाला, बनाते अभी देखो बनाया नहीं होगा तो ध्यान से भी समझ लेना कि क्या बोल रहा है। ये आपका पूरा ऊपर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस और नीचे पिट्यूटरी एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है। Infundibulum. Infundibulum. ठीक है, पिट्यूटरी के अंदर 2 रीजन्स है, एक इसका आगे वाला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, एक इसका पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस and it is also known as pars Pars distalis. Posterior pituitary is also known as neurohypophysis and
पार्स नर्वोसा। ये वो टर्म है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर इनके बिल्कुल बीच में मिड में प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट विच इज नोन एज पार्स इंटरमीडिया। ये समझ में आया? अब क्या है कि आपके जो ये हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस को अगर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देना है तो वो एक किसके थ्रू सिग्नल देगा? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सिग्नल देगा। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, इसके थ्रू सिग्नल देगा। तो यहां से पिट्यूटरी से डायरेक्ट सिग्नल आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको पोस्टीरियर को सिग्नल देना है, एंटीरियर को देगा तो एक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू देगा, पोस्टीरियर को सिग्नल देना है तो आपकी जो नर्व्स है वो खुद सिग्नल लेके आएंगी, नर्व्स खुद सिग्नल लेके आएंगी हाइपोथैलेमस से, कहां पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस लेके आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो टाइप है। अब आपको पता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है हाइपोथैलेमस के अंदर जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, मैम। है ना? तो यहाँ पे हमारे पास दो न्यूक्लियाई है, एक है पीवीएन और एक है आपकी एसओएन। पीवीएन इज नोन एज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। एसओएन है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। दोनों की दोनों अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करती हैं। पीवीएन कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पीवीएन रिलीज विच हार्मोन? ऑक्सीटोसिन मैम। ऑक्सीटोसिन एंड एसओएन रिलीज वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन। तो आपका पीवीएन रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन एंड एसओएन रिलीज करती है आपका वैसोप्रेसिन, या फिर इट इज आल्सो नोन एज एडीएच ना? यस मैम। डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक है मतलब डायूरेसिस को रोकती है। तो यूरिन कैसा पास आउट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेट पास आउट करती है। तो याद रखना है जो आपका पीवीएन है वो सिग्नल लेके आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, कौन सा हार्मोन रिलीज कराने के लिए? ऑक्सीटोसिन रिलीज कराने के लिए। एसओएन सिग्नल लेके आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कौन सा हार्मोन रिलीज कराने के लिए? वैसोप्रेसिन और एडीएच रिलीज कराने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो रखी है वाटर की, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो रखी है, तो आपका हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, सो दैट इट कैन रिलीज वैसोप्रेसिन। और ये वैसोप्रेसिन या एडीएच वर्क करेगा किसके ऊपर? आपकी नेफ्रॉन के ऊपर, और वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड पास आउट होगा। ऑक्सीटोसिन को ही हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कौन सा होता है? सिंथेसिस कराता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन के टाइम पे यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है ये। और वैसोप्रेसिन का काम आपको पता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बाय डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? आपका जो इंटरमीडिएट वाला पार्स इंटरमीडिया, ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, सिर्फ एक हार्मोन, विच इज MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट या फिर मेलेटोनिन? मेलानोसाइट मैम, मेलानोसाइट है। कंट्रोल कर। मेलानोसाइट इज अ सेल, मेलानोसाइट सेल है जो अपने अंदर से मेलेनिन सिक्रीट करती है। मेलेनिन, मेलेनिन स्किन पिगमेंटेशन हार्मोन। जितना ज्यादा मेलेनिन का काउंट बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा इस हार्मोन का आपकी स्किन के अंदर बढ़ेगा काउंट, उतना ही ज्यादा आपकी स्किन डार्क होती चली जाएगी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन देगा? ये एमएसएच हाइपोथैलेमस देगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी अपने अंदर से रिलीज क्या करेगा? मेलेनिन रिलीज करेगा। और ये पिट्यूटरी से जो सिग्नल जाएगा ना, मेलानोसाइट सेल्स के पास जाएगा और वो मेलानोसाइट सेल्स मेलेनिन सिक्रीट करेंगे। ठीक है? यस मैम। चलो, फिर ये सारी चीजें इन्होंने बताया है जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये न्यूक्लियाई वाला, वही इन्होंने समझाया हुआ है इस लास्ट पैराग्राफ में। क्या बोलता है? सोमैटोस्टेटिन हमने देख लिया। दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू आ रहा है, एंड रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कुछ हार्मोन तो डायरेक्ट अपने एक्सॉन के थ्रू लेके आ रहे हैं
और नर्व एंडिंग आता ना, ऐसे स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल नर्व की जो एंड वाला पार्ट था वहां से आपका सिग्नल रिलीज कर रहे थे। और कुछ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट किसका है फंक्शन, न्यूरल रेगुलेशन का है, पीवीएन और एसओएन। कौन सा, पीवीएन और पीवीएन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, एसओएन रिलीज करता है वेसोप्रेसिन। Yes, ma'am. चलो फिर आ जाओ आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स के ऊपर। पिट्यूटरी अगेन इसका लोकेशन याद रखना है, हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन, Yes. डायंसेफेलॉन के बेसल पार्ट में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है बाय अ स्टॉक, स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है। अब इसकी जो ये एक बोनी कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, उस बोनी कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्सिका, टर्सिका। सेला टर्सिका बोनी कैविटी है। क्वेश्चन यहाँ पे बोनी को एक कार्टिलेज कैविटी या कुछ भी लिख के दे देंगे अगर इनको स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाना होगा, तो याद रखना है बोनी कैविटी है सेला टर्सिका, अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। इसका एंटीरियर वाला पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो को ही हम पार्स डिस्टेलिस और न्यूरो को पार्स नर्वोसा, और इनके बीच में है पार्स इंटरमीडिया। अब एनसीईआरटी ने देखो क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने एडिनो हाइपोफाइसिस को ही मतलब एंटीरियर वाले के अंदर ही पार्स इंटरमीडिया को इन्वॉल्व किया हुआ है, उसको अलग से पार्ट नहीं लिखा हुआ है, इसी के अंदर इन्वॉल्व करके लिखा हुआ है। एंड पार्स डिस्टेलिस वाला कौन सा पार्ट है आपका, एंटीरियर, तो अपने अंदर से कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। देखो ग्रोथ हार्मोन, बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो क्या हो जाएगी कंडीशन, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। Yes, ma'am. अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है बाय बर्थ, तो कौन सी कंडीशन आएगी, जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है, सॉरी कमी नहीं, हाई हो रहा है ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन कब, एडल्ट स्टेज में आने के बाद, तब ग्रोथ हार्मोन, तो तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, मतलब हाथ जो है ना बड़े बड़े साइज के हो जाएगा, फेस बड़ा सा साइज के हो जाएगा, उसको डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ बोलता है। ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है इंसान की। डन। प्रोलेक्टिन का काम क्या है, प्रोलेक्टिन का काम है मिल्क इजेक्टिंग या सिक्रेटिंग, Secreting. सिक्रेटिंग हार्मोन है ये। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, फंक्शन करेगा थायराइड Thyroid gland. के ऊपर जाएगा, और थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई अपने अंदर से थायरॉक्सिन रिलीज करो, T3 T4 ये सारे हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, ये क्या रिलीज करता है, ACTH Cortisol. स्टेरॉइड रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, Cortisol. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्योंकि आपके एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, वो वाले कॉर्टिसोल है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का फंक्शन आपको पता ही है, ये अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर ये लेडिज सेल्स पे वर्क करता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और फीमेल्स के अंदर ये क्या कराता है, ये LH सर्ज ओव्यूलेशन 14th डे पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है फीमेल्स के अंदर, कराता है, एज वेल एज मेल्स के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट कराता है मेल्स के अंदर। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये मेलानोसाइट जो सेल्स है उनको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज हार्मोन मेलानिन सिक्रीट, और मेलानिन स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा से आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों का फंक्शन हम लोगों को पता है। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वही सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, या Yes, ma'am. सॉन्ग्स किसी साइड चल रहा है? No happo. चलो ये फिर इन्होंने FSH का बोला हुआ है, ओवेरियन फॉलिकल्स। MSH जो होता है मेलानोसाइट में लिए मेलानिन सिक्रेटिंग सेल्स पे वर्क करता है, पिगमेंटेशन। ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है, उनका कंट्रैक्शन कराता है स्पेशली ड्यूरिंग पार्टुरेशन, ये एक विग्रस कंट्रैक्शन कराता है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मिल्क हार्मोन भी है। वेसोप्रेसिन कहाँ पे वर्क करता है, आपकी किडनी पे वर्क करता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है, कहाँ से,
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कराता है, और फिर लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देता है, मतलब डायूरेसिस को रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एडीएच हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। अब यही क्या आएगी छोटे से उठाना। किसका माइक नहीं होता है? तन्नू का ताना, आई गेस। डेफिशिएंसी यार, अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, होता नहीं होता है कंफ्यूज, यस मैम, उल्टा उल्टा कर देता है। मैच द फॉलोइंग में स्पेशली गलती करके आता है, तो याद रखना है जो आपका एडीएच का रिलीज है, एडीएच क्या करेगा? डायूरेसिस को कंट्रोल करेगा। मैम। इसका काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना, कम से कम वाटर लॉस हो आपकी बॉडी से। यस मैम। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलता है डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक बना लो। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है जब बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लग जाता है। यस मैम। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है तब डायबिटीज मेलाइटस होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में एडीएच का सिक्रीशन होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? एडीएच का कम या ज्यादा से होगा डायबिटीज मेलाइटस? कम होगा। क्वेश्चन रिपीट करना। एडीएच का सिक्रीशन कम होने की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो गई, एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होगा? हम ज्यादा होने की वजह से ना। डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आएगा या डाइल्यूट आएगा? कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। लाइन पढ़ो जरा, पैराग्राफ पढ़ो एक बार अच्छे से। इम्पेयरमेंट, बॉडी के अंदर डिसफंक्शनिंग हुई है बॉडी के अंदर, जिस डिसफंक्शनिंग की वजह से आपका जो एडीएच है, रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन द डिमिनिश एबिलिटी ऑफ द किडनी। किडनी की एबिलिटी डिमिनिश हो चुकी है, कम हो चुकी है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस को वो क्या कर पाए? कंजर्व कर पाए, वाटर लॉस कंजर्व कर पाए, वो एबिलिटी डिमिनिश हो चुकी है। So this condition is known as diabetes insipidus। तो डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन के अंदर यूरिन जो होता है वो डाइल्यूट है, और ये कब होता है? जब एडीएच आपकी बॉडी में कम हो रहा है, क्योंकि एडीएच का काम ही तो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना, और एडीएच ही कम आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो ये बहुत घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है ना, इनमें अटका मत करो, कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो। बिल्कुल आ गया समझ में? अब आ जाओ पीनियल ग्लैंड के ऊपर। तो जो आपकी पीनियल ग्लैंड है, जो कोई छोटी सी ग्लैंड होती है, ये आपका प्रेजेंट होती है फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में, बेसल पे, बेस पे हाइपोथैलेमस था। ठीक है, बोनी कैविटी सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपके फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड में आपकी पीनियल ग्लैंड है, मतलब आगे हाइपोथैलेमस, उससे नीचे पिट्यूटरी और पीछे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन, मेलेटोनिन नॉट मेलेनिन, कंफ्यूज नहीं होना, मेलेटोनिन है। आपकी बॉडी के अंदर टोनिन, टोनिन को मेंटेन करता है। टोनिन मतलब आपकी बॉडी रिदम, आपकी बॉडी की टोन मेंटेन करके रखती है। ये स्किन टोन नहीं, बॉडी टोन। तो ये आपकी 24 आवर्स में आप जो भी करते हैं, डायूरल रिदम है आपकी बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है। ये नॉर्मल रिदम बनाने में हेल्प करता है। आपकी स्लीप वेक साइकिल, आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना रहता है, और इसके साथ साथ ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी, आपकी बॉडी के पिगमेंटेशन को भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, एज वेल एज आपकी डिफरेंस कैप। कंट्रोल नहीं करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसके ऊपर कुछ कुछ इफेक्ट डालता है। ठीक है, सिर्फ अफेक्ट डाल रहा है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो इन्फ्लुएंसेस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। मतलब मैम उसको थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत अफेक्ट कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है। मतलब बिल्कुल यही पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे ये सोचते हैं कि मैम मेलेटोनिन में भी लिखा हुआ था पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, और मेलेनिन में भी, मतलब मेन काम किसका है? मेलेनिन का है, लेकिन मेलेटोनिन भी कुछ कुछ वहां पे इन्फ्लुएंस करेगा उस चीज को। मेन पढ़ना काम आप ही लोगों का है ना, मैं सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ,
पढ़ने के लिए, थोड़ा मोटिवेट कर सकती हूँ। मैं मोटिवेट नहीं करूंगी तो आप डाउन हो जाओगे, यस मैम। होगा नहीं होगा? तो मैं सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की तरह वर्क कर रही हूँ ना आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ इन्फ्लुएंसर की तरह वर्क कर रहा है। मेन फंक्शन है पढ़ाई करना, वो आप ही लोगों का है। तो मेन फंक्शन जैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपके कॉर्टिसोल्स का है, और पिगमेंटेशन आपके मेलानिन का है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका एलएच एफएसएच इन सब का है, सिर्फ उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, बाकी कुछ नहीं करता। फिर आ रहा आपकी थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड एक एच शेप की ग्लैंड होती है, ऐसे, है ना? बाई लोब्ड दिख रहा है, 2 लोब्स है यस मैम। ना? ये दोनों के दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू हैं? इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड। और इस्थमस क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड की? लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये बीच में ट्रैकिया है आपकी, ट्रैकिया के दोनों साइड ये आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो फॉलिकल, वो वाले जो उसमें ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो फॉलिकल, ये वाले फॉलिकल ऑलमोस्ट सेम है। और इसके स्ट्रोमल टिश्यूज, तो मैम इस्तीमस होते हैं वो, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव में वो भी सेम है? नहीं ना, पता नहीं। वहां पे फॉलिकल्स का काम क्या था? वहां पे फॉलिकल्स कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ आपके जो प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू का टाइप है और कुछ नहीं है, कवर अप करने का काम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू, ईच थायराइड फॉलिकल। अब ये एक जो फॉलिकल है ना, किससे मिलके बना है? फॉलिक्यूलर सेल से मिलके बना हुआ है, मतलब, और उसके बीच में कैविटी है। दीज फॉलिकुलर सेल्स, यही फॉलिकुलर सेल्स 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, T3 और T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। आयोडीन, अब हमको दिख ही रहा है आयोडो आ रहा है, तो मतलब आयोडीन बहुत ज्यादा, और आयोडीन किसमें होता है? आपके नमक के अंदर होता है। आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी थायराइड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई, आप डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं ले रहे हो, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में कंडीशन आती है गोइटर, जिसकी वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है। यस मैम। और अगर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो वाली कंडीशन ही प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होगी, तो उसका इफेक्ट जाएगा उसके डायरेक्ट फीटस के ऊपर। फीटस के अंदर क्या क्या हो सकता है? फीटस के अंदर उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी जो ग्रोइंग बॉडी है उसके प्रॉपर मैचुरेशन नहीं होगा, बेबी की स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, स्टंटेड मतलब छोटी ग्रोथ हो सकती है, और उसको क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ। देखो ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ड्वार्फिज्म किसको बोलते थे हम? जब ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता था प्रॉपर्ली। और यहाँ पे क्या बोला? स्टंटेड ग्रोथ, विच इज नोन एज क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म किसकी वजह से है? हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है। और ड्वार्फिज्म किसकी वजह से है? लो ग्रोथ हार्मोन, लो सिक्रेशन ऑफ GH। बेसिक चीजें याद रखना। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस पावर, एबनॉर्मल स्किन, डिफ्यूमेशन, ये सारी चीजें पाई जा सकती है। किसके केस है ये? हाइपोथायराइडिज्म प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। लेकिन अगर एक नॉर्मल वुमेन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन पाई जाएगी, तो वो डायरेक्टली उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर इफेक्ट डालेगा, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। बट अब ये तो है हाइपो कंडीशन जो है वो डाइट की वजह से होती है। तो हाइपर कंडीशन कब होती है? ज्यादा होने से मतलब? हाँ, हाई लेवल ऑफ आयोडीन, लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन अगर आपकी बॉडी के अंदर, अब आयोडीन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बहुत नमक बहुत ज्यादा खा रहे हो तो इस वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, नो मैम। नो है ना? तो हाइपो तो कब होगा? जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। लेकिन हाइपर इस वजह से नहीं होगा कि आपकी डाइट में नमक ज्यादा है, उसकी वजह से कभी नहीं होता। हाइपर कंडीशन कैंसरस होती है, कि आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो गया है, तो जिसकी वजह से उस फॉलिकुलर सेल्स, अब कैंसर क्या करता है? अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है, तो फॉलिकुलर सेल्स की अनलिमिटेड ग्रोथ होने लग जाते हैं, और जितनी ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा वो अपने अंदर से थायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे, तो होगी ना हाइपर कंडीशन। तो हाइपर कंडीशन डाइट से नहीं होती, हाइपर कंडीशन कैंसर के थ्रू होती है, ये याद रखना, ठीक है? और ये
बॉडी फिजियोलॉजी को ही अफेक्ट करती है। इसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। देखो एक तो सिंपल वाला गोइटर था जो हाइपो की वजह से था, और ये कैंसरस वाला एक्सोप्थेलेमिक गोइटर कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, आपकी आईबॉल बॉडी थोड़ी सी बाहर को निकली हुई दिखेंगे आईज, इंक्रीज्ड बीएमआर, आपका बॉडी मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका वेट लॉस। अब बीएमआर बढ़ने का मतलब जो भी खा रहे हो फटाफट फटाफट डाइजेस्ट हो रहा है और एनर्जी भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी को कुछ नहीं बोलता, बीएमआर आपका बहुत हाई है और वेट लॉस आपका बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रेवेज डिसीज। दिस इज ग्रेवेज डिसीज, याद रहेगा। क्लियर यहाँ तक सबको। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि आपका फॉलिक्यूलर सेल्स थी और स्ट्रोमल टिश्यू था। फॉलिकुलर सेल्स अपने अंदर से रिलीज कर रही थी T3 एंड T4। इसके अलावा इन फॉलिकुलर सेल्स के आसपास एक और सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल। ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स अपने अंदर से रिलीज करती है एक हार्मोन विच इज नोन एज TCT। TCT इज योर थायरोकैल्सिटोनिन। TCT ये क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। अब आप खुद सोचो, ब्लड के अंदर से कैल्शियम हटा रहा है तो ब्लड से कैल्शियम हटा हटा के बोन्स को ही तो देगा। Yes, ma'am. ब्लड के अंदर से हटा के बोन्स को देगा, तो बोन्स की स्ट्रेंथनिंग कराएगा ये TCT। मतलब बोन मास इंक्रीज कराएगा, बोन मास इंक्रीज होगा। क्लियर। और थायराइड हार्मोन का और क्या क्या फंक्शन है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, आपका बीएमआर, और ये आपका क्या करता है, आपका रेड ब्लड सेल मतलब आपका एरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सब के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करके चल रहा है। एंड ये एक प्रोटीन हार्मोन रिलीज करता है विच इज योर TCT, जो कि वहां की पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब में डिक्रीज करता है। फिर इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारे पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। 4 मतलब एक थायराइड के ऊपर हमारे पास पैराथायराइड, एक के ऊपर ऐसे 2 1 2 3 4 ऐसे 4 होती है, ठीक है। अब ये अपने अंदर से पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन। TCT का बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है। TCT ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था, ब्लड से कैल्शियम हटा के बोन्स को दे रहा था, लेकिन PTH क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा करता है, तो कैल्शियम कहाँ से लेके आएगा, खुद से बनाएगा नहीं, बोन्स उठा के ब्लड में डालता है, तो बोन्स की वीकनिंग कराएगा। यस मैम। अब जो हमारा TCT है वो कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, तो कैसा हार्मोन हुआ, हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन हुआ या नहीं, हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। और आपका जो PTH है वो कैसा हार्मोन हुआ, Hypercalcemic. इस चीज से आपको ये समझ में आ रहा होगा आपको नोट्स कैसे बनाना है, यस मैम। क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होगा कि TCT इंक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर रहा था। ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको बनवाया था, याद होगा आपको। TCT ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है, बोन स्ट्रेंथनिंग हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, PTH ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी बोन्स की वीकनिंग कराएगा, हाइपरकैल्सिमिक क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। इसके अलावा ये आपके कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल क्या होता है, एक्टिव फॉर्म है किसका, विटामिन D का। आपकी कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल एक हार्मोन है, ये क्या करता है, ये बोलेगा क्योंकि इसको चाहिए कि आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो, तो कैल्शियम बोन से लेगा, और जब वहां से भी उसकी कमी पूरी नहीं होगी ना, बोलेगा आपकी बॉडी के अंदर जो आप कैल्शियम खा रहे हो, दूध वगैरह पी रहे हो, उसके अंदर जितना कैल्शियम है वहां से भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कराएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट डालता है कैल्शियम, उसको बोलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करे आपकी डाइट में से। क्लियर। यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का सिंपल मैकेनिज्म है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी थाइमस ग्लैंड छोटी होती चली जाती है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ये सनम? मैम आपने विटामिन डी के बारे में क्या बताया था यहाँ पर? ये कैल्सिफेरॉल जो हार्मोन है ना, ये विटामिन D की एक एक्टिव फॉर्म है, विटामिन D की। अब आपने सुना ना विटामिन D की वजह से वो रिकेट्स होता है। यस मैम। तो रिकेट्स के अंदर क्या होता है, आपके ने देखो ना पैर बहुत पतले पतले से हो जाता है,
टेढ़े मेढ़े बोन फोटो देखा होगा, बोन्स वीकनिंग। तो बोन्स वीकनिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा बोन से कैल्शियम उठा उठा के ब्लड में डालना शुरू कर देता है कैल्सिफेरॉल। ठीक है। कहाँ पे है? एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब लोब लाइक है, छोटी सी स्ट्रक्चर। मैम हाँ जी, मैम थाइमस तो डिलीटेड है ना, सिलेबस में नहीं है। नहीं है किसने बोला? मैम पूरा चैप्टर मैम एनएमसी जो सिलेबस में डाला था मैंने, उसमें देखा था थाइमस नहीं था। अरे पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है वो भूल गए हो लिखना। इतना ज्यादा नहीं लिखना। ये तो पूरा चैप्टर पढ़ा था 11th में, तो हो गई। नहीं, इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है उस पे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा टॉपिक दे दे ना दे। अब जैसे वो फ्रॉग और कॉकरोच में कंफ्यूजन था, पढ़ने तो यस मैम। तो ऐसे ही अगर चैप्टर के अंदर से कोई टॉपिक डिलीट किया हुआ है ना, तो उसको पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है थाइमस मैच द फॉलोइंग में कहीं पे डाल दे वो थाइमस का कोई क्वेश्चन, हो सकता है ना, क्योंकि स्टेटमेंट वालों में डाल दे कहीं पे भी। मैम वैसे भी हार्मोन के टाइप्स तो दे रखे हैं, तो आपका बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन से रिलेट करके डाल देगा, नहीं तो आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से रिलेट करके डाल देगा, कहीं से भी करके डाल देगा। ठीक है। तो आपका ये जो थाइमस है, ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लंग्स के बीच में होता है, दोनों लंग्स के, दोनों लंग्स के बीच में हमको पता है हार्ट होता है। बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, आगे स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे, और अयोटा के आगे की साइड, मतलब अयोटा और बीच में थाइमस और फिर आगे स्टर्नम, ऐसे प्रेजेंट होता है ये। इसका काम आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप कराना है। थाइमस अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम है टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब उसका मैचुरेशन ना, मेच्योरिटी लेके आना। मैम स्टर्नम और अयोटा के बीच में होते हैं। हाँ, पीछे अयोटा, बीच में थाइमस, आगे स्टर्नम। ओके मैम। ठीक है। और थाइमोसिन रिलीज करता है टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन ये कराता है, और टी लिम्फोसाइट कैसी इम्यूनिटी देता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। इसके साथ साथ ये आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि आपकी बी लिम्फोसाइट से मिलती है उसमें भी हेल्प करता है। ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर थाइमस का साइज बहुत छोटा होता चला जाता है, तो इम्यून सिस्टम इसीलिए ओल्ड पर्सन के अंदर बहुत वीक होता है। ठीक है। एंड थाइमस तो एक वो भी है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन, तो इसको तो पढ़ना ही है ऐसे भी। थाइमस, स्प्लीन, MALT सब। एड्रीनल पे आ रहा हो अब जो ये एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड किसके ऊपर है? आपके किडनी के प्रेजेंट है। कहाँ पे? लोकेशन, पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है। एक एड्रीनल कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के एंटीरियर पार्ट में। समझते नहीं, कोई बॉडी है, उसका ऊपर एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर, उसके आगे वेंट्रल और पीछे डॉर्सल। डॉर्सल, तो उसके एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। ग्लैंड के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक इसका बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो होता है एड्रीनल मेडुला। दोनों अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं। सबसे ज्यादा देखो आप लोग कंफ्यूज होते हैं इस एडिसन्स डिसीज के अंदर। अब इसको ध्यान से समझ लो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू, एड्रीनल कॉर्टेक्स किस टाइप के हार्मोन रिलीज करता है? कॉर्टिसोल्स वगैरह रिलीज करता है। तो ये आपका क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन, कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आपके अंदर मिनरल्स वगैरह का मेटाबॉलिज्म, उन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो ये कोजिंग एक्यूट वीकनेस, फटीग, जिसकी वजह से एक डिसीज हो जाएगी विच इज नोन एज एडिसन्स डिसीज। ठीक है। कल वाली डिसीज कौन सी थी? वो फटीग। कल वाली कौन सी थी? फैटिग में स्केलेटल मसल वाली। माइस्थेलिया ग्रेविस। ठीक है। तो इनमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है अब हमको। अब आ जाते हैं हमारा मेड्यूला। मेड्यूला अंदर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है? अंदर वाला। दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनेलिन या फिर उसको एपिनेफ्रिन भी बोल सकता है, नोर एड्रीनेलिन या फिर उसको नोर एपिनेफ्रिन भी। इनको हम कॉमनली, इन दोनों हार्मोन्स को कॉमनली बोला जाता है कैटेकोलामाइंस। ठीक है। एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, या फिर आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज होता है। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल देम इमरजेंसी हार्मोन। इनको हम
ट्रिपल एफ से बोलते हैं ना, फाइट, फ्लाइट और एक फ्राइट, Fear. डरना। Yes, ma'am. इसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अलर्ट होना जरूरी है। आपका प्यूपिलरी डायलेशन होने लग जाएगा, पाइलोरेक्शन होने लग जाएगा, स्वेटिंग होने लग जाएगी सारे, और बाकी हार्ट रेट बढ़ जाएगा और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो जाती है। बोथ द हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इमरजेंसी हार्मोन में आपकी नर्व कौन सी काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? Sympathetic. सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक वर्क करते हैं इसमें, है ना। सिंपैथेटिक आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा देती है, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, आपका हार्ट रेट बढ़वा देती है। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट मतलब इसको घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछ लगे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि ये वाला हार्मोन आपकी किस टाइप के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसको किस एक्टिवेट कराता है, तो कौन सा, सिंपैथेटिक नर्व। कैटेकोलामाइन, इसके अलावा अब देखो आपकी बॉडी में इमरजेंसी की सिचुएशन, आपको अलर्ट होना है, ऑब्वियसली यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी जे मिलेंगे आपकी बॉडी के अंदर जितना स्टोर्ड फूड है उसको फटाफट, अब उस एनर्जी की सिचुएशन आप ये ना कि आप खाने लग जाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे तो नहीं ना बैठ के, मैं पहले जल्दी जल्दी खा लेता हूँ फिर मेरे को एनर्जी हो जाएगी। तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है उसी को ही वो किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। तो कैटेकोलामाइन आपका ग्लाइकोजन क्या ग्लाइकोलाइसिस भी कराते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने का फंक्शन किसका होता है, ग्लाइकोज। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, कैटाहेल. किसको मैम? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, ग्लूकोगोन। ग्लूकागन। तो इसका मतलब ग्लूकागन सिक्रेट होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। यस मैम। लिपिड का ब्रेक डाउन भी कराएंगे, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इज नोन एज लिपोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज प्रोटियोलाइसिस। तो डायरेक्ट अगर ये फंक्शन पूछे तो किस किस टाइप का फंक्शन करा रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस. प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस. ठीक है। मैम. अब आ जाओ कॉर्टेक्स वाले रीजन पे, कॉर्टेक्स लेयर वाला पार्ट, तीनों लेयर्स के नाम याद रखने। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस. जोना रेटिकुलरिस, बीच में होती है जोना रेटिकुलरिस. जोना रेटिकुलेटर। और सबसे बाहर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। ये तीनों की तीनों लेयर अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मेनी हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को हम कॉर्टिकोइड बोलते हैं। और फिर ये कॉर्टिकोइड जिस टाइप का फंक्शन कर रहे होंगे ना उस टाइप का इनका नाम मॉडिफाई हो जाएगा। अगर ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है तो इनको बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉइड है, इंपॉर्टेंट है ये कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड। लेकिन अगर आपकी बॉडी के ना वाटर मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट का मेटाबॉलिज्म ये कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मिनरलो एल्डोस्टेरॉन मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड है। कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एल्डोस्टेरॉन मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड। ग्लूकोकॉर्टिकोइड ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो ये कैसा फंक्शन करा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोज का सिंथेसिस किसी न्यू सोर्स से ग्लूकोज का बनना इस ग्लूकोज न्यूसिंथेसिस। जेनेसिस को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अरे सुन लो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना और जेनेसिस का मतलब होता है बनना। और किसका प्रोडक्शन कर रहा है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का, नियो मतलब एक नए कंपाउंड से, नए कंपाउंड। वो नया कंपाउंड क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर फैट हो सकता है। आपकी बॉडी का जो फैट है, जो प्रोटीन है, उसको ब्रेक डाउन करो फटाफट से और उससे ग्लूकोज बनवाओ। हो सकता है आप लोगों ने काफी दिन से कुछ नहीं खाया है लेकिन आपको बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है
तो नियो मतलब एक नए कंपाउंड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराना, लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेक डाउन कराना, उससे भी क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनवाएंगे। प्रोटियोलाइसिस से भी क्या बनवाएंगे, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड को मेनली क्या चाहिए, ग्लूकोज से मतलब है उसको, तो कुछ भी करेगा ग्लूकोज बनवाएगा। एंड इनहिबिट करता है सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा, cellular uptake and utilization of amino acid. सेल्यूलर अपटेक कि सेल ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को यूज ना करे और ज्यादा से ज्यादा अमाइनो एसिड को यूटिलाइज ना कर पाए, क्योंकि इसकी नीड क्या है कि ये सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन है ना, और आपको बॉडी के अंदर कोई भी फूड की फॉर्म में कंपाउंड है, कोई भी फैटी एसिड है, कोई भी लिपिड है, कुछ भी है, तो उसको क्या बनवाना है, ग्लूकोज बनवाना है। और अगर ये ग्लूकोज नहीं, लेट्स सपोज वो वाला सब्सटेंस आपकी सेल एब्जॉर्ब करती चली जा रही है, तो कहाँ से बनवा पाएगा, ग्लूकोज नहीं बनवा पाएगा ना। तो ये पहली चीज क्या करेगा, अपने सेल्स को रोक देगा कि आपको यूटिलाइज नहीं करना है इनको, ना तो अमाइनो एसिड को आपको यूटिलाइज करना है, नहीं आपको किसी भी लिपिड प्रोटीन किसी भी चीज को यूटिलाइज नहीं करना है, इसलिए उनको इनहिबिट करेगा और उन सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट कराना शुरू करेगा। क्लियर? यस मैम। अपटेक को इनहिबिट करेगा और अमाइनो एसिड के यूटिलाइजेशन को। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द, कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या होता है आपका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी के फंक्शंस को भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड पर्टिकुलरली मेन कॉर्टिसोल है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भी हेल्प करता है, इवन आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करने का काम करता है। वो एक मेडिसिन का नाम है जो हमारा माइक्रोब वाले चैप्टर में आती है। इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर दो, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग साइक्लोस्पोरिन। यस मैम। आए याद कुछ? यस मैम। स्टेटिन क्या था, स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग का। तो याद रखा करो, 11th वाले बच्चे ऑफेंड मत होना, 12th का कॉन्सेप्ट पूछ रही हूँ बस 12th वालों से, ठीक है, आप लोग भी पढ़ोगे 12th में। तो हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, इनका काम क्या है, लेट्स सपोज देखो 11th वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि आपने अपनी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू ग्राफ्टिंग कराया है, तो आपकी बॉडी चांसेस है ना उसको रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो आप क्या करता है ना, डॉक्टर्स अगर किसी की सर्जरी होती है, किसी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उसको वो ऐसी ड्रग दे देता है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम कुछ टाइम के लिए सो जाता है, और जब तक वो नया जो ऑर्गन बॉडी के अंदर गया है वो ऑर्गन अपनी जगह बना लेता है बॉडी के अंदर, फिर बॉडी उसको ये नहीं बोलती कि भाई तुम बाहर से आए हो, उसको अपना ही ऑर्गन मानने लग जाते हैं। जैसे होता है ना कोई नया मेहमान हमारे घर में, तो स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा लगता है कि यार ये क्यों आ गया, मम्मी हमें डांट के रखती है, नहीं कुछ नहीं बोलना है, कजिन है तुम्हारे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने रूम में शेयर। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमारे साथ रहने लग जाता है, हमें आदत हो जाती है उसके साथ रहने की। होता है बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पसंद नहीं होता कजिन्स अगर साथ में आके रहने लगे, स्पेशली जब आपको अपना रूम शेयर करना पड़े उनके साथ। चलो ये समझ में आ गया हमको। फिर इसके बाद एल्डोस्टेरॉन का तो फंक्शन हमको पता ही है, आपकी डीसीटी पे वर्क करता है, सोडियम वाटर इन सबका रीअब्जॉर्प्शन को मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरॉन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये सब करता है। एंड small amount of androgenic steroid are also produced by the adrenal cortex. cortex का काम क्या था? कॉर्टिसोल्स रिलीज करना। और ये बोलते हैं ये अपने आप से कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी रिलीज करता है। एंड्रोजेनिक मतलब एंड्रोजन, जो कि मेल्स के अंदर, मतलब मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? यस मैम। चलो अब आ जाओ पेनक्रियास पे। पेनक्रियास क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, ये अपने अंदर से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करती है, एज वेल एज ये, और पेनक्रियाटिक डक्ट है इसके पास, है ना, डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो कॉलिंग इट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस मिक्स्ड ग्लैंड इज आल्सो नोन एज कंपोजिट ग्लैंड। इसके अंदर
कुछ सेल्स होती हैं जो अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करते हैं। दो सेल्स आर नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनका Langerhans। काउंट 1 से 2 मिलियन इनका काउंट है, और पूरे पेंक्रियास का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% पार्ट है ये अपने अंदर से दो टाइप की सेल्स रिलीज करता है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करती है क्या, ग्लूकागन, और बीटा सेल इंसुलिन। इंसुलिन। अभी बताया ग्लूकागन आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन बनवाएगा, ग्लूकोज में बनाती है, और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ग्लूकोजेनेसिस बोल सकता है इसको, यस ग्लूकोजेनेसिस, या फिर ग्लाइकोलाइसिस इसको बोल सकते हैं। यस मैम। यस मैम। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हुआ या नहीं हुआ? यस यस और Yes, ये ma'am. ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक। ठीक है, आपका इंसुलिन कैसा हार्मोन है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज की आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस बना के रखने की ट्राई करता है आपकी बॉडी के अंदर। और इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन आपके हिपैटोसाइट मतलब आपकी लीवर की सेल्स, आपके फैट टिश्यूज, इनके ऊपर भी वर्क करता है, और उनसे क्या बोलता है, उनको बोलता है कि भाई आप सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करो। अब यहाँ पे कुछ एंटागोनिस्टिक वाली फीलिंग आ रही होगी, यस आ रही है एंटागोनिस्टिक। इंसुलिन बोल रहा है सेल को कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लो फटाफट से, और कॉर्टिसोल जो बोल रहा था नहीं ग्लूकोज मत लो तुम लोग, मैम। मुझे कॉर्टिसोल का एंटागोनिस्ट इंसुलिन होगा ना? इंसुलिन है। हाँ, आया समझ में? एनचैप्टर में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब चैप्टर इसलिए बोलता है ना, जितनी बार एनचैप्टर को पढ़ोगे उतनी बार नई नई चीजें आपको मिलके आएंगी यहाँ पे। तो ये अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स, adipocytes, resulting in decreased blood glucose level, which is your hypoglycemia. Insulin also stimulate conversion of glucose to glycogen, करते ये ग्लाइकोलाइसिस करा रहा है टारगेट सेल्स के अंदर, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रख रहा है, दोनों हार्मोन मिलके इंसुलिन और ग्लूकागन। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गया, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली वो किसमें लॉस होगा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन लॉस होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस। एक हार्मफुल कंपाउंड की फॉर्म में रिलीज होता है, कीटोन बॉडी। डायबिटीज पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। इंजेक्शन क्यों देते हैं, मेडिसिन क्यों नहीं देते? क्या समझो मैम? क्योंकि प्रोटीन हार्मोन है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख के दिया ना प्रोटीन हार्मोन है ये, पेप्टाइड है, देखो पेप्टाइड हार्मोन लिखा है, तो भाई फिर हमारे स्टमक में जाते ही वहां पे तो उसको पेप्सिन जो सब बैठे हैं वो सब डाइजेस्ट कर जाएंगे, कुछ फायदा ही नहीं होगा लेने का। टेस्टिस पे आ रहा हो, टेस्टिस वाले तो 12th वाले बच्चों को तो ये तो याद ही है सब कुछ। प्राइमरी 6 ऑर्गन टेस्टिस है, एज वेल एज ये अपने अंदर से हार्मोन्स भी रिलीज करता है, उसी को प्राइमरी 6 ऑर्गन बोलते हैं, जो हार्मोन्स भी रिलीज करता है और गैमेट्स भी रिलीज करता है। टेस्टिस किससे बना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना है, उसके अलावा उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, एंड वहां पे लिडिड सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स हम उनको बोलते हैं। इनका काम किसमें होता है? इनका काम होता है एंड्रोजन सिक्रीट करना, और व्हिच इज योर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का काम होता है मेल प्यूबर्टी लेके आना, या फिर इसके अलावा जो मेल एसेसरी ऑर्गन है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इनकी फंक्शनिंग को भी ये कंट्रोल करके रखता है। फेशियल हेयर, एक्सेसरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच, ये सब चीजें टेस्टिस कंट्रोल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये हार्मोन एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये लाइन मेरे को बताओ समझ में। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन। एनाबॉलिक मतलब बनवाना, बनवाना। यस मैम। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस में ये भी हेल्प करता है। ओवरी कहाँ से रिलीज है? ओवरी से, मतलब ओवरी या पेयर्ड ऑफ ओवरीज, जो कि अपने अंदर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी के अंदर भी ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यूज। थायराइड ग्लैंड के अंदर थे फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। ऐसी जो एस्ट्रोजन है ये काम क्या करता है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स मतलब उसके बाहर वो ग्रानुलोसा सेल्स ना एस्ट्रोजन ही सिक्रीट। यस मैम। ओव्यूलेशन के बाद आपका जो सेकेंडरी ओसाइट ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है विच इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को हम Corpus luteum. टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते थे ना, मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि अपने अंदर से पेरी हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ, एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस, सेक्सुअल बिहेवियर, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करता है एंड एल्वियोलाई का अंदर स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई और उनके अंदर मिल्क सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है। क्लियर? यस मैम। मैम ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ओवेरियन फॉलिकल्स रप्चर, मेंस्ट्रुएशन और ओवेरियन फॉलिकल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है बेटा, में तो दूसरा वाला क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तब होता है जब आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और वहां से सेकेंडरी ओसाइट निकल के जाता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। आपका ओवरीज के अंदर बच जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन होता है 14 डेज का। कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन रिलीज करता रहेगा 14 डेज तक। तो 14 डेज तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होना शुरू होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इन सारी ग्लैंड्स के अलावा हमारा हार्ट, किडनी, जीआईटी ये भी कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। उन हार्मोन्स को देख लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर ले। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड के और उनके हार्मोन्स तो हम लोग सब जान चुके हैं अब तक अच्छे से। हमारा जो हार्ट है, हार्ट की एट्रिया की वॉल्स है, वो अपने अंदर से एएनएफ रिलीज करता है। और एएनएफ क्या काम करता है? आपकी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, बीपी लो कर देता है। कम करता है। आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये आपकी बॉडी हाइड्रेटेड में वर्क करता है या डिहाइड्रेटेड में वर्क करता है? हाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड में। डिहाइड्रेटेड। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तब ये वर्क करता है। ठीक है? बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो यूरिन कैसा पास आउट होगा? डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड 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 होगा। Concentrated urine. तो आप तो एडीएच में भी ये बोल रहे थे मैम एडीएच कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करा आता है। मैम एडीएच में तो ADH to dilute. डाइल्यूट। वो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, डाइल्यूट यूरिन को आने से रोकता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करता है ना। भी पढ़ा और भूल गए। सोचो सोचो। देखो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस को रोकता है। व्हाट इज डायूरेसिस? लॉस ऑफ Loss वाटर। of water. लॉस ऑफ वाटर। ज्यादा से ज्यादा पानी बॉडी से बाहर निकल ना जाए उसको रोकता है। तो यूरिन कैसा पास करेगा? डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड, क्योंकि एडीएच कब काम करता है? जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। हम आपने डाइल्यूट लिखवाया है। आपने dilute लिखवाया है। कंसंट्रेटेड बोला था बट आपने डाइल्यूट लिख दिया। कहाँ पे? अभी जो पीटी Physics में line. पढ़ाया। हाँ मैम। यस मैम वहाँ डाइल्यूट लिखा है। पहले मैंने डाइल्यूट लिखा है। हाँ हाँ, मैम। डायबिटीज। पहले हम डायबिटीज concentrated बोल रहे थे पर आपने यूरिन dilute डायबिटीज लिखा। इंसिपिडस में मैम। आ जाओ देखो कंफ्यूज हो गए आप लोग। मैंने ये लिखा था यहाँ पे कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिसऑर्डर जिसके अंदर यूरिन डाइल्यूट होता है। और वो डाइल्यूट यूरिन क्यों आता है? क्योंकि बॉडी के अंदर एडीएच की कमी है। अगर एडीएच ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन तो कॉन्सेंट्रेटेड ओहो। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है मैं बहुत समझ गई। वो कंडीशन कि डायबिटीज इंसिपिडस एक डिसीज है, उसके अंदर होता क्या है।
उसके अंदर यूरिन डाइल्यूट आता है, तो डाइल्यूट यूरिन को रोकने के लिए एडीएच ही तो डालना पड़ता है। तो फिर कंसंट्रेटेड यूरिन ज्यादा होगा तो मतलब लो सिक्रीशन एडीएच में डाइल्यूट यूरिन होता है और ज्यादा में कंसंट्रेटेड। चलो थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ आपको, उसी पेज पे आ जाओ ताकि जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना ये भी नहीं। चैप्टर भी खत्म होगा। कौन सो रहा है क्लास में? सो रहा है ना कोई? ऐसा लग रहा है इसकी मम्मी डांट रही है पीछे से। मम्मी बोली चैप्टर खत्म हो गया। और तुम सो रहे हो? नहीं हमें नहीं, कौन था, अंजुमा ऐसे कुछ था ना। देखो डिहाइड्रेटेड और अच्छा डिहाइड्रेटेड हाइड्रेटेड में तो कंफ्यूजन नहीं है ना। हाइड्रेटेड पानी भर भर के है ना। डिहाइड्रेटेड पानी की कमी है। अब जब पानी की कमी है तो हमको यूरिन कैसा पास करना चाहिए? अब ध्यान से समझना, डिहाइड्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए ना, क्योंकि भाई बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए ना। यस मैम। तो आपकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है तो इतने पानी की जरूरत नहीं है, तो यूरिन डाइल्यूट चाहिए। डाइल्यूट। याद रखना। अब एक कंडीशन होती है डाइयूरेसिस। डाइयूरेसिस एक टाइप से डिसऑर्डर है जिसके अंदर यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट आता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास आउट हो रहा है, बॉडी से बहुत एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर निकल रहा है। तो हमको क्या करना है? हमको इस कंडीशन को रोकना है, क्योंकि हमारी बॉडी किस में क्या है? डिहाइड्रेटेड है, हमारी बॉडी में पानी की कमी है, हम नहीं चाहते हमारे अंदर डायूरेसिस हो। तो क्या होता है? आपका एडीएच हार्मोन आता है, कहां से? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से, है ना। SO1 लेके आता है, यही है ना। यस मैम। वो लेके आता है और एडीएच आएगा, आपके डीसीटी पे वर्क करेगा और वहां से सोडियम को, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा, सारा का सारा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर वापस। तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड पास हो गया या नहीं हो गया? हो गया मैम। लेकिन अब जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा है तो हम तो चाहेंगे ना भाई डायूरेसिस हो, ज्यादा से ज्यादा यूरिन डाइल्यूट निकले। तो इस केस में आपकी हार्ट की एट्रियल वॉल हार्मोन रिलीज करती है ANF, और ये ANF यूरिन डाइल्यूट पास कराता है। अब समझ आया? यस ही आपका वो रास मैकेनिज्म वर्क करता है, तभी तो हम बोलते थे रास मैकेनिज्म और ANF दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। यस मैम। डन यहाँ तक? Yes. चलो फिर इतनी कंफ्यूजन मत रखा करो बच्चों। तो ANF क्या कर रहा है? आपके ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। अब व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ब्लड वॉल ऑफ वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर, है ना। तो वॉल्स की, जैसे लेट्स सपोज ये मेरा हैंड है, इसके पीछे ब्लड प्रेशर जा रहा है, मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड बहुत फ्लो कर रहा है तो प्रेशर मेरी वॉल्स पे बहुत ज्यादा लग रहा है, हैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मुझे इस प्रेशर को क्या करना है? कम करना है। तो मैं इसको ज्यादा स्पेस दे दूं ना, यस मैम। डाइलेशन हो जाएगा वो। यस मैम। इसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा फिर, यस मैम। तो ये वैसो डायलेटर की तरह वर्क करेगा। यस मैम। वैसो डायलेटर, और जैसे ही वैसो डायलेटर की तरह वर्क करेगा ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। कम कर देगी, यूज करेगा। आपकी बॉडी के अंदर कब रिलीज होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज है। When blood pressure is increased, ANF is secreted, which cause dilation of the blood vessel that reduce the blood pressure. कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो मैम। फिर आ रहा हूं, आपकी जो जेजी सेल्स थी, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो रास मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। ये भी अपने अंदर से एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइसिस, ये तो आपको याद ही रह जाएगा, बस याद रख लेना रिलीज कहाँ से होता है और किस टाइप का हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। फिर आपकी एंडोक्राइन सेल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी GIT में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, उसके अंदर से 4 पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होते हैं, गेस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और GIP।
गेस्ट्रिन नाम से ही पता चल रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे वर्क करेगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, अपने अंदर से HCl सिक्रीट कर HCl और पेप्सिनोजन। सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, HCl को और पेप्सिनोजन के। सिक्रिटिन का काम क्या, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग सोचोगे मैम डाइजेस्टिव वाला सिस्टम तो चैप्टर तो डिलीटेड था, लेकिन क्वेश्चन है ना, डाइजेशन से रिलेटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह सब कुछ। Yes. पर सिक्रिटिन किस पे वर्क करता है, आपके पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे वर्क करता है। एक्सोक्राइन जो पेनक्रियाटिक जूस वगैरह रिलीज करता है वो वाला पार्ट, एंड स्टिमुलेट वहां से ज्यादा वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। CCK कॉलेज, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता था, मतलब नीट 1920 तक बहुत क्वेश्चन आया CCK के ऊपर। ये आपके पेनक्रियाज गॉल ब्लैडर के ऊपर वर्क करता है। पेनक्रियास पे भी गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, बाइल को स्टोर करके रखने का काम करता है। यस मैम। तो इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक, तो उसको बोलेगा ज्यादा से ज्यादा पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करो आप, और गॉल ब्लैडर को बोलेगा कि भाई तुमने जो बाइल अपने अंदर स्टोर करके रखा है ना उसको वहां से सिक्रीट करो। सिंथेसिस नहीं, सिक्रीट, क्योंकि सिंथेसिस का काम लीवर का है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्रीट करने का, वो कराएगा। फिर आपका GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिशन करेगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलेगा कि आप अपने अंदर से गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम से कम रिलीज करो, और आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड की मोटाइलिटी को कम कर देगा। Several other known endocrine tissues secrete hormone called growth factors. ये growth factors आपकी बॉडी के रीजनरेशन के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, आपकी टिश्यूज की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है नहीं है, उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? आपके हार्ट की एट्रियल वॉल से ANF सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, आपके JG सेल से एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट हो रहा है, और आपकी से GIT से 4 हार्मोन गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, CCK और GIP। क्लियर? यस मैम। अब आप यस मैम। मैम, जो लिवर है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, बट इस चैप्टर में उसके बारे में कुछ है ही नहीं, लिवर के बारे में। बेटा लीवर के बारे में क्योंकि हम लोग ना डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लेते थे, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लीवर के अंदर से क्या कोई हार्मोन प्रोड्यूस होता है? नो मैम। इसलिए नहीं पढ़ते उसके बारे में, ठीक है। अब आता है ये हार्मोन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करेंगे। अब मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक मेरा यहाँ से हार्मोन निकल रहा है, यहाँ पे जाना है। अब इसके पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, तो इधर से निकल के जा रहा है, इसको कैसे पता लगेगा मुझे यहीं पे बाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकते हैं, या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकते हैं या फिर अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। अब ऑब्वियसली बात है ना, सेल के अंदर तो सिर्फ हम क्या करने हैं, उसी हार्मोन को जाने देंगे ना जो हमारे सेल से मिलता जुलता है, यस मैम। इसी को जाने देंगे, और जो हमारे सेल की कंपोजिशन से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता तो उसको तो हम अंदर नहीं जाने देंगे, उसके रिसेप्टर्स तो हम बाहर दरवाजे पे बना के रखेंगे। यस मैम। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, अपने टारगेट टिश्यू पे इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं जो टारगेट टिश्यू पे ही पाए जाते हैं। सिर्फ हार्मोन स्पेसिफिक लिखा है इन्होंने, स्पेसिफिक समझ गए ना, हर एक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर, जैसे कि हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है। यस मैम। हार्मोन रिसेप्टर जो कि आपके मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, दोज आर नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और जो सेल के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। वो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर भी। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो एक टेम्पररी स्टेट बनती है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं ना, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यस मैम। वही वाला। Each receptor is specific to one hormone, एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक है, एंड रिसेप्टर्स भी स्पेसिफिक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू, क्योंकि जो उसको सिग्नल देना है टारगेट टिश्यू को वो सिग्नल देगा, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाए। बायोकेमिकल चेंजेस मतलब उसने थायराइड ग्लैंड को दिया तो वो अपने सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, तभी तो T3 T4 रिलीज करना शुरू करेगा। यस मैम। टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हैंस
दे आर नोन एज कि आपका सबसे पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कराते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कराते हैं। इसी बेसिस पे हॉर्मोन्स का नेचर कैसा है, मतलब हॉर्मोन्स हमारे सेल से मिलता जुलता है नहीं है या बिल्कुल ही अजनबी है, उस बेसिस पे 4 टाइप के इन्होंने लिखा है। अब इनको याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूज होता है। वो हार्मोन जो कि आपके प्रोटीन, मतलब ये सारे के सारे पेप्टाइड ही एक टाइप से, एक प्रोटीन की सिंगल चेन है, ठीक है, एक प्रोटीन की मल्टीपल फॉर्म है, बहुत सारी मल्टीपल चेन पॉलीपेप्टाइड, वही सब फॉर्म है, सारे के सारे प्रोटीन से मिलके बने हुए। ये सब इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस, सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। स्टेरॉइड से जो बने हैं वो आपके कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाल, नाम से समझ जाता है इनको तो हम। आइडोथायरोनिन आपके थायराइड हार्मोन्स है, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव सिर्फ आपका एफिनेफ्रिन। याद हो जाएगा? यस मैम। मेलेनिन क्या बेटा? यस मैम। मैम, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव मेलेनिन। मेलानिन भी है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अब मैम वो दोनों, बोलो। मैम जैसे दोनों भी अगर आए तो अमाइनो एसिड में मेलेनिन से भी कर सकते हैं ना? मेलेनिन भी कर सकते हैं, एफिनेफ्रिन, लेकिन एनसीईआरटी ने लिख के नहीं दिया हुआ मेलेनिन को, तो अब इसको एफिनेफ्रिन लिख के आना अभी। लेकिन चांसेस है कि एफिनेफ्रिन मेलेनिन दोनों एक साथ मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे आपको। ओके। बोथ का ऑप्शन होगा। हाँ, अगर बहुत का ऑप्शन होगा तो उसको हाँ, एक चीज मार्क करना, चाहे एनसीईआरटी चीजें गलत लिखती है सही लिखती है, इट डजेंट मैटर, एनसीईआरटी को आंखें बंद करके फॉलो करना है। अगर उसने कोई चीज स्टेटमेंट गलत भी लिखा हुआ है ना, तो आपको वही मार्क करके आना है, क्योंकि आपको मार्क्स सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर मिलेंगे। अगर इन्होंने गलत लिखी हुई है कोई चीज तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स मिलेंगे। अब वहां पे ये नहीं बोल, मतलब एनटी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको खुद से सोचना चाहिए था, एनसीईआरटी ने गलत लिखा तो आपको सही पढ़ना था, वो ये कभी नहीं बोलता है। एनसीईआरटी ने चाहे गलत लिखा है सही लिखा है, मार्क्स आपको मिलेंगे 101%, चाहे उसका सही कुछ और आंसर हो क्यों ना। हाँ, गलत आंसर भी मार्क मिलेगा अगर एनसीईआरटी ने कोई चीज गलत लिखी हुई है तो। यस मैम। हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से जो बाइंड करता है, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर्स है, वो सेल के अंदर नहीं जा रहे, तो मेम्ब्रेन बाउंड, बाहर दरवाजे पे ही उन्होंने सिग्नल दे दिया, तो सेल के अंदर एक सेकेंडरी मैसेंजर आएगा, नहीं आएगा? वो सेकेंडरी मैसेंजर किस टाइप के होता है याद रखना है, साइक्लिक एएमपी। एएमपी इज व्हाट? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आईपी3 और कैल्शियम। आईपी3 की फुल फॉर्म क्या होती है? इनोसिटोन ट्राइफॉस्फेट। कुछ ऐसी होती है। और या फिर आपके कैल्शियम, याद रखना है, जो कि आपकी बॉडी, मतलब सेल के अंदर पूरा सेलुलर मेटाबॉलिज्म, वही बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ये प्रोड्यूस कराता है। और वो हार्मोन जो डायरेक्टली आपके सेल के अंदर आ जाता है वो ऑब्वियसली स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनिन हार्मोन होंगे। ये क्या करते हैं आपके? रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि न्यूक्लियस रिसेप्टर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो जीन के ऊपर वर्क करेंगे एंड क्रोमोसोम की फंक्शनिंग पे वर्क करेंगे, वहां पे जाके ये बाइंड करेंगे। उनका जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उनके जनरली जीन इंटरेक्शन पे बनेगा, एंड विद द जीनोम क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड, मतलब जितने भी हमको टारगेट ऑर्गन से इफेक्टिव डालने हैं वो आपके सब क्यूमुलेटिव एक्शंस होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब एक के बाद एक चलता है, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, इस टाइप से। क्यूमुलेटिव ना एडिशन ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेस। यस मैम। हो गया। ये इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देख लो। डायग्राम में भी इन्होंने कुछ कुछ यही चीजें भरी। मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोला, मेम्ब्रेन के बाहर है, देखो रिसेप्टर्स आपके, बाइंड किया, रिस्पॉन्स 1, सेकेंडरी मैसेंजर निकाला एएमपी और ये, और फिर इसने बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ गया। ये वाला देखो, डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री ले रहा है बिना किसी की परमिशन के। और ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ये आपका जीनोम, जीनोम के अंदर ये रहा आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जीनोम पे बाइंड करा, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वो तो आपको मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर से पता ही है सब कुछ। मैम जिस टाइप का प्रोटीन बनाना है उस टाइप का प्रोटीन बनवा देगा। मैम इसके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर नहीं है ना, अंदर में रिसेप्टर है। अंदर है रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ओके मैम। क्लियर यहाँ तक सबको? यस मैम। तो हमारा फिनिश। यस मैम। एनसीईआरटी देखो, आज मैंने आपको एक एक लाइन टू लाइन करा दिया, आज एनसीईआरटी नहीं छोड़ी ना बिल्कुल भी हमने कोई भी, बट एक बार फिर से आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ोगे,
एंड अगर आपने अब तक इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया हुआ ना तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन शॉर्ट नोट इस चैप्टर के जरूर बना लें क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, स्पेशली हाइपर हाइपो के अंदर। अभी मैं क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, अभी आप लोग कंफ्यूज में रहोगे बहुत सारी चीजों में। मैम पूछ लो। मैम हाइपो 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 कैल्शियमिक हार्मोन कौन सा है? मैम टीसीएच। मैम टीसीटी। ट्राई टीसीटी है। नहीं हो गई ना? हाइपर नहीं मैम हाइड्रोकैल्सिटोनिन हार्मोन। हाइपो तो टीसीटी। टी है मैम। हाँ और टीसी टीसीटी है। टीसी अरे नाम बोल दो ना, थायरोकैल्सिटोनिन। टीसी डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। यस Yes, मैम। है मैम ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन है। इंसुलिन इंसुलिन। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड हार्मोन। और हाइपर ग्लाइसेमिक ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। डिसीज क्या होती है? ग्रेविस डिसीज। हाइपर हाइपरथायरॉइडिज्म होती है, एक्सोथैलेमिक ग्लोटर। फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइड। एडिसन्स डिसीज किसकी वजह से? अंडर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल की वजह से। तो इन्हीं चीजों के शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना आप लोग अपने पास। एंड एक और चीज, जैसे मुझे ना साक्षी ने भी मैसेज किया था कि उसको प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट के टाइप वाले क्वेश्चंस में। Yes, हाँ। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए रहते हैं तब, जैसे कि 10-5 दे दिया Yes. लंबा में, तो उसे मन ही नहीं करता पढ़ने का, ऐसा लगता है चल छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मैम वो कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। कुछ तो क्वेश्चंस होते हैं जो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ होते हैं ना कि काफी ज्यादा ही डीपली पूछ लिए जाते हैं, तो वो नहीं हो पाते। तो उसके दो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने के बाद भी अगर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट आपको याद नहीं हो रही है ना, तो डॉक्टर रवि की बुक मेरे लिंक ट्री पे अटैच है 11th 12th दोनों की। तो आप चैप्टर सारे चैप्टर के मत करने लगना, क्योंकि एक ही चैप्टर में 250 क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन इतना गारंटी है कि अगर आपने 200-250 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर टिप्स पे आ जाएगा, एक एक लाइन रट जाएगी। 11th वाले बच्चों को तो मैं बोलती हूँ वो तो सारे ही चैप्टर के करना, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है। सारे 11th के चैप्टर्स के आप डॉक्टर अली सॉल्व कर डालो अपने स्कूल एग्जाम्स के बाद, जितना भी आपको फ्री टाइम मिलेगा उसमें। और मैम बट अब टाइम ही इतना कम है, एमटीजी करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो मैं वही बता रही हूँ ना, जिस चैप्टर में आपको डिफिकल्टी लगती है ना कि इस चैप्टर में तो मेरी हर बार गलती होती है, एनसीईआरटी मुझे एनसीईआरटी इसकी लाइन टू लाइन याद नहीं हो रही है, उस चैप्टर के लिए बोलूँ। सारे के तो नहीं करना है बैठ के कि आप सारों के करोगे, और आप 250 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मैथ्स 1.5 घंटा लगेगा और चैप्टर रट जाएगा आपका पूरा। मैम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, बट असर्शन रीजन वाला जो होता है ना, ये गलत होता है। बेटा वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, उसके लिए कोई